नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों यहाँ पर हम प्रधानमंत्री सीरीज चला रहे थे और प्रधानमंत्री सीरीज के अंतर्गत हम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई है, इन सब चीज़ों को देख रहे थे। और आज हम मोरारजी देसाई की सरकार के बारे में जानेंगे। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंदिरा गांधी के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में जान लिया था और विशेष तौर पर हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में जाना था कि उसके द्वारा हमारे संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए हैं और किसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था। तो ये बात इसमें जानने वाली है और याद रखने वाली है। आज की हम चर्चा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के कार्यकाल की। मोरारजी देसाई कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, ठीक है मित्रों। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी ओर से अपलोड किए जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी में। मोरारजी देसाई के कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा था मित्रों 1977 से 1979 के बीच में। 2 साल का ही इनका कार्यकाल रहा था। फिर बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये मोरारजी देसाई क्या है। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिला था। क्या मिला था? निशान ए पाकिस्तान। ये मोरारजी देसाई को प्राप्त हुआ था, निशान ए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को उस समय पर दिया गया था, ठीक है। और मोरारजी देसाई के बारे में हम जाने तो मोरारजी देसाई प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण दिया। मोरारजी देसाई प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना है। और मोरारजी देसाई के कार्यकाल के बारे में और जानना चाहे तो 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान बीपी मंडल आयोग गठित किया गया था, ठीक है। ये मोरारजी देसाई के समय गठित किया गया था। बीपी मंडल आयोग मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। इस मंडल का कार्य क्या था? तो कार्य की चर्चा करें हम, पिछड़े वर्गों का अध्ययन करना इस मंडल का कार्य था। जो पिछड़ी जाति है उनकी परिस्थिति कैसी है, उनकी कंडीशन क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करने का कार्य इसको सौंपा गया था। तो बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। किस मंडल की सिफारिश पर? बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में बीपी मंडल आयोग गठित किया गया था? तो मोरारजी देसाई, भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री होंगे मोरारजी देसाई।
भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो वो होंगे मोरारजी देसाई। ठीक है मित्रों, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम और चर्चा करना चाहे मोरारजी देसाई के कार्यकाल के बारे में तो क्या हो सकती है? मोरारजी देसाई के समय में 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया था। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार के समय में ही 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया था। अब इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संविधान संशोधन लागू कब हुआ था। यह संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है मित्रों, यह संविधान संशोधन 30 अप्रैल 1979 को लागू हुआ था। दोनों संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में ध्यान रखना है कि वो लागू कब हुआ था। इसके साथ में 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये लागू कब हुआ था। दोनों डेट महत्वपूर्ण मित्रों, क्योंकि हमको 1978 के बारे में ही पता है, हमको किताबों में भी यही पढ़ने को मिलता है अधिकतर कि ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ ये बहुत ही कम जगह पर हमको पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 44वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 30 अप्रैल 1979 को। ठीक है मित्रों, अब इसके द्वारा क्या क्या संशोधन किए गए, तो इसके द्वारा जो संशोधन किए गए हम उनको देख लेते हैं। इसके द्वारा जो संशोधन किए गए, आर्टिकल 19F अनुच्छेद 19F में जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, उसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता हमको आर्टिकल 19F के तहत प्राप्त थी, जिसको समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और क्या हुआ? इसके द्वारा अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार था, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, इस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और संपत्ति के अधिकार को अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार, विधिक अधिकार का मतलब होता है मित्रों कानूनी अधिकार। और इसको अभी कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो ध्यान में रखना है आर्टिकल 300A या फिर क भी पढ़ने को मिलता है, दोनों ही सही है। 300A या 300 में संपत्ति का अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और क्या संशोधन हुई है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा? तो यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल 74 में प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। लेकिन वापस यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह राष्ट्रपति को पुनः देती है तो फिर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की उस सलाह को मानना ही पड़ता है। यह आपको ध्यान में रखना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या क्या संशोधन किए गए थे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान किया गया था कि संसद ही सर्वोच्च है और संसद जो भी संशोधन करेगी उसको इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि इस संशोधन को करते समय पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था। और फिर इसके बाद में जो मिनोरा मिल्स आया था, वहां पर मैं बताना भूल गया था, मिनोरा मिल्स वाद में ये जो प्रावधान किया गया था
42वें के द्वारा इस प्रावधान को मिनरवा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। तो वर्तमान में कंडीशन ये है कि संसद द्वारा जो भी संशोधन किए जाते हैं उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चाहे से उन्होंने अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए संशोधन किया हो या फिर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन किए बिना संशोधन किया हो। हर प्रकार के संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये पिछले वीडियो से संबंधित जानकारी थी मित्रों बीच में, क्योंकि इसके साथ में बताने से वो आपको ध्यान में रहेगी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान किया गया था आपको याद हो तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा। यानी कि वहां पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया अनुच्छेद 74 में, और परिवर्तन क्या किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद उसी सलाह को उसी रूप में या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करके वापस राष्ट्रपति को देती है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की उस सलाह को यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बारे में आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। विशेष तौर से ये लागू कब हुआ था? 30 अप्रैल 1979 को। इस बात को आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है मित्रों, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या प्रावधान हुए थे? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल वहां पर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, यहां पर पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा कार्यकाल को 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। 42वें के द्वारा वहां पर 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। और क्या किया गया? अनुच्छेद 352 में जो आपातकाल लागू होता है, इस संदर्भ में पहला लिखा हुआ था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। संविधान में अनुच्छेद 352 के अंदर इस आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। यानी कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया था वो आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। अब यहाँ पर आंतरिक अशांति का मतलब क्या है? यदि मैं अशांत हूँ मन में, मेरे मन से, तो क्या मैं इमरजेंसी लागू कर दूंगा? नहीं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाद में फिर मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल लागू होता है तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब लागू नहीं किया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही ये आपातकाल लागू किया जाएगा। तो इस संदर्भ में आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है मित्रों। सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी भीड़ उग्र हो जाए, अशांति हो जाए। अशांति का मतलब भीड़ उग्र हो जाए, सीधी सी बात है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए, पब्लिक लॉ का कहीं पर पालन नहीं हो, तो वहां पर सशस्त्र विद्रोह माना जाएगा और वहां पर इमरजेंसी लागू की जा सकती है, ठीक है। इसके साथ ही 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल की सिफारिश भी कैसी? लिखित सिफारिश। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगाया जाएगा। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंदर कर दिया गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान में कहीं पर भी
परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये मंत्रिमंडल शब्द हमको अनुच्छेद 352 में ही देखने को मिलता है और बाकी किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द हमको देखने को नहीं मिलता है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, वो बिना किसी मंत्रिमंडल के, बिना किसी मंत्रिपरिषद के सलाह के उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से आपातकाल लागू किया था। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी तरह से आपातकाल लागू करते रहे प्रधानमंत्री बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के, बिना मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के, तो फिर क्या होगा। इसलिए 44 संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि अब यदि कभी आपातकाल लगाया जाएगा तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। और मंत्रिमंडल शब्द सिर्फ और सिर्फ हमको अनुच्छेद 352 में देखने को मिलता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल शब्द कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ। ये बातें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर हम देखना चाहे तो 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मोरारजी देसाई के सरकार के विरुद्ध 1979 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। तो इस कारण से मोरारजी देसाई सिर्फ 2 साल के लिए ही प्रधानमंत्री रह सके थे, 1997 से लेकर 1979 के बीच में। इसके बाद में पुनः 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इसके बारे में हमने वहाँ पर चर्चा कर ली है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आपको ये सब ध्यान में रखना है। और मैं बता दूं, मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के सहयोग से यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई की इस्तीफा दिया जाने के बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के सहयोग से, कांग्रेस के समर्थन से ये उनकी ये गठबंधन सरकार थी। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह के बारे में हमको ये जानने को मिलता है, ये पढ़ने को मिलता है कि चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा का सामना नहीं किया। मतलब प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। यदि चौधरी चरण सिंह सामान्य रूप से लोकसभा में जाते रहे हैं, ध्यान में रखना है, चौधरी चरण सिंह सामान्य रूप से लोकसभा में जाते रहे हैं, लोकसभा में शामिल होते रहे हैं, उसकी कार्यवाहियों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, लोकसभा कार्यवाही में इन्होंने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान में रखना है चौधरी चरण सिंह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मोरारजी देसाई के कार्यकाल की बात पूरी हो जाती है। मोरारजी देसाई का कार्यकाल इतना ही है। मोरारजी देसाई के कार्यकाल की घटनाएं भी कम ही है। इसके बाद में हम जानेंगे राजीव गांधी के बारे में कि राजीव गांधी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, राजीव गांधी के कार्यकाल से संबंधित मुख्य घटनाएं कौन सी है, जो भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा मित्रों। और विश्वास रखिए कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ बिल्कुल वैलिड है और प्रमाणिक है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमको प्रमाणिक चीज़ें ही पढ़नी चाहिए। कहीं से भी, किसी भी यूट्यूब से या फिर किसी भी गाइड से हमने भावात्मक रूप से हम किसी से जुड़ गए और भावात्मक रूप से हमने कहीं से भी कुछ गलत पढ़ लिया तो वो गलत हमारा क्वेश्चन गलत कर सकता है, हमारा नौकरी में चयन होने से रोक सकता है। तो मित्रों, कहीं पर भी हमको गलत नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सही जानकारी लेनी है और सही जानकारी हमको याद रखनी है और उसके अनुसार ही एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना होता है। राजनीति विज्ञान संबंधित, संविधान से संबंधित जो भी बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बिल्कुल वैलिड है, प्रमाणिक है। आप बिल्कुल विश्वासपूर्वक इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और जाँच कर सकते हो, जहाँ कैसे भी आपको पता लगता है कि ये जानकारी सही है या नहीं। हाँ, मानव की थोड़ा स्वभाव होता है, गलती हो जाए, मिसप्रिंट हो जाए, भूल हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन
मेरा प्रयास रहता है कि मैं 99% आपको यहाँ पर प्योर जानकारी राजनीति विज्ञान संबंधित उपलब्ध करवाऊँ। ठीक है मित्रों, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके बताना है और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी ओर से जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।